संस्कृत सीखने के सभी इच्छुक भाई बहनों और मेरे सभी छात्र छात्राओं, चाहे वो किसी भी कक्षा के हैं, उन्हें मेरा अभिनंदन, नमस्कार और इस चैनल पे उन सबका स्वागत। आज हम संस्कृत व्याकरण शिक्षण का विधिवत शुभारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको संस्कृत शब्द कैसे बना और क्या अर्थ है, और व्याकरण शब्द कैसे बना और उसका क्या अर्थ है, इन दोनों को बताने का प्रयास करती हूँ। देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में त प्रत्यय लगकर संस्कृत शब्द बनना, अर्थात शुद्ध और परिमार्जित की गई जो भाषा है वो हमारी संस्कृत भाषा है, जो सभी भाषाओं की जननी है। हिंदी, पाली, अपभ्रंश सभी भाषाएं इस संस्कृत भाषा से निकली है। और जहां तक व्याकरण की बात होती है तो किसी भी भाषा की व्याकरण हो, उसका अर्थ होता है वी उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में लुट प्रत्यय लगाने से ये व्याकरण शब्द बनता है। अर्थात किसी भी भाषा के विभिन्न प्रकार के शब्द किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से उन शब्दों की और वर्णों की उत्पत्ति होती है, उस भाषा के सभी प्रकार के शब्दों और उनके अर्थों को बनाने का जो तरीका होता है वो व्याकरण में समझाया जाता है। तो मैं भी आपको संस्कृत भाषा के शब्दों को कैसे बनाए, पहले वर्णों को कैसे बनाए और फिर शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम वर्णमाला से मैं शुरू करती हूँ अपना अध्यापन कार्य कि भाई संस्कृत भाषा में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, छोटी छोटी शब्दावली क्या होती है, उन सबको हम समझेंगे। जैसे संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं। मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुकी थी पिछली वीडियो में कि वर्णमाला पूरी की पूरी हमने बता दी थी। फिर भी एक बार दोबारा मैं आपको चाहे तो समझा सकती हूँ कि अ, आ, ई, उ, अ, आ, ई, उ, छोटा उ और बड़ा उ, री, ली, फिर ए, आई, ओ, औ। ये हमारे संस्कृत में अब री है तो री भी एक और दीर्घ री भी होती है, तो हम इसको दीर्घ री को भी साथ ही लिख लेंगे कि दीर्घ री और री। इस तरीके से ये हमारे कुल मिलाकर 13 स्वर हो जाते हैं संस्कृत में। लेकिन हिंदी में जो है वो ये री और ये दीर्घ री, इन दो को हम नहीं मानते हैं, और इसलिए हिंदी में एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास केवल 11 स्वर ही आते हैं। तो ये तो स्वरों की हुई भिन्नता। जैसे अंग्रेजी में 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, वो स्वर के रूप में काम करते हैं। मात्रा, ये स्वर मात्रा लगाने के काम में आते हैं। इनसे और व्यंजनों से मिला करके हम कोई वर्ण या अक्षर बनाते हैं। फिर अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। तो जैसे ये स्वर हैं, कितने हैं वो हो गया। अब हम व्यंजनों को देखेंगे तो व्यंजन भी इसी प्रकार से 5 वर्गों में विभाजित हैं, और उनके 5 वर्गों को पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। उस वर्णमाला के जो हमने पहले आपको चार्ट दिया है उसमें पूरी वर्णमाला लिखी हुई है। आप चाहें तो दोबारा भी हम इन्हें बिगाड़ करके और वर्णमाला से अब शुरुआत करते हैं कि व्यंजन कितने हैं। वो व्यंजन हमारे 5 वर्गों के रूप में आते हैं। व्यंजन अब जैसे 13 स्वर हैं, ऐसे ही हमारे 33 व्यंजन माने जाते हैं। संस्कृत में व्यंजन 33 होते हैं। उनमें वर्गों के हिसाब से उनका विभाजन होता है। जैसे क वर्ग बोला हमने, तो क की पूरी लाइन बोलेंगे हम, क, ख,
ग, घ और इसका अंतिम वर्ण, ये जिन्हें अनुनासिक कहेंगे, तो ये क वर्ग कहलाता है पूरा। फिर च, छ, ज, झ और ञ। इसी प्रकार त, थ, द, ध और न। ट, ठ, ट वाली लाइन को भी हम ट वर्ग के रूप में पहले ले लेंगे। ट, ठ, ड, ध और अण। फिर त, थ, द, ध और न। प वर्ग में आएंगे प, फ, ब, भ और म। तो इस प्रकार ये क से लेकर म तक के जो 25 अक्षर हैं, जो 25 अक्षर हैं, इनको हम मुख्य रूप से, चूंकि ये वर्ग के क्रम में बोले जाते हैं, इसलिए इनको अलग वर्गों के रूप में लेंगे और उसके बाद फिर हमारे आते हैं, इनको हम व्यंजन कहेंगे मुख्य। फिर य, र, ल, व, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं और इनको अर्धु स्वर कहेंगे या अंतस्थ कहेंगे। और इसके बाद हमारे ऊष्म अक्षर आते हैं। ये चूंकि इनमें पूरा मुख से स्पर्श होके निकलते हैं ये, इसलिए इन सारे वर्गों को हम स्पर्श वर्ण या स्पर्श की श्रेणी में लेते हैं। स्पर्श, इन सबको कहा जाता है स्पर्श और इनको अर्धस्वर या अंतस्थ कहेंगे। और इसके बाद ऊष्म, इनको बोला जाता है श, श, स, ह, श, श, स और ह। ये हमारे ऊष्म वर्ण हैं। तो स्वर से लेकर अंत तक के इस तरीके के ये 33 कुल व्यंजन कहलाते हैं। और 25 + 4 + 4 बराबर 33 व्यंजन हमारे कहलाते हैं। तो ये 33 व्यंजन और स्वर मिलकर के आगे एक वर्ण या अक्षर बनाते हैं और इनका वर्गीकरण अलग अलग तरह से उच्चारण स्थान की दृष्टि से अलग अलग होता है। जैसे क वर्ग है तो ये हमारे मुंह के बिल्कुल अंदर से उच्चरित होता है। क, ख बिल्कुल कंठ से होता है, इसलिए इन अक्षरों को हम कंठ्य भी बोलते हैं, कंठ्य अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान गले के बिल्कुल कंठ से होता है। फिर च जो है, च, छ, ज, झ, ये मूर्धा से होने के कारण इन्हें मूर्धव्य और कंठ्य, फिर ट, ठ, ड, ढ, तालु, इस तरीके से इनके सबके उच्चारण। फिर त, थ, द आगे दांत से होता है, त, थ, द, ध, तो इन्हें तालु कहेंगे। इस तरीके से इन सब का अलग अलग विभाजन भी होता है, तो वो भी हम साथ के साथ देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो मूर्धा, च वर्ग को कहेंगे मूर्धा, क्योंकि ये मूर्धा से निकलते हैं, मूर्धन्य अक्षर कहलाएंगे ये सारे। फिर मूर्धन्य के बाद इनको ट, ठ, ये जो है वो हमारे मूर्धा के आगे का जो है हिस्सा, जैसे जीभ से जो टकराते हुए निकलेगा ट, ठ, ड, ढ, तो तालु से जीभ टकराती है उस समय, तो इसलिए इन्हें कहेंगे हम तालव्य अक्षर। फिर तालव्य के बाद हमारे आते हैं
दांत से टकराने वाले त, थ, द, ध, न, इन सब में हमारे दांत से टकरा के ये अक्षर निकलते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है दंत्य अक्षर, दंत्य वर्ण। और प, फ, ब, भ और म का उच्चारण होठों से होता है, अर्थात इसमें होठों से टकरा कर ये अक्षर का उच्चारण किया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं हम ओष्ठ्य अक्षर, होठ से निकलने वाले अक्षर। तो इस प्रकार से यदि हम उच्चारण स्थान की दृष्टि से इन व्यंजनों का वर्गीकरण करें तो ये अलग अलग 5 वर्ग हमारे पास आ जाते हैं। और चूंकि ये य, र, ल, व जो है वो स्वरों की तरह ही आसानी से बोल लिए जाते हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे अंतस्थ या अर्ध स्वर। और इनमें थोड़ी सी आवाज आती है, रगड़ खाता है हमारा मुख का उच्चारण स्थान, इसलिए श, श, स, ह इनको हम ऊष्म अक्षर कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा वर्गीकरण उच्चारण स्थान की दृष्टि से है। अब अगर उच्चारण स्थान की दृष्टि से ही स्वरों को देखा जाए तो ये तो हुआ व्यंजनों का वर्गीकरण, और अब स्वर का वर्गीकरण करें तो इसी तरीके से हम स्वरों का भी उच्चारण स्थान की दृष्टि से 3 तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। और वो है हमारा कि भाई सबसे पहले जो छोटे छोटे हैं उनको हम कहेंगे ह्रस्व अक्षर। स्वरों का वर्गीकरण अगर करें तो ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत 3 श्रेणी में हम इन्हें रख सकते हैं। प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत मतलब जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता है उसको हम कहेंगे ह्रस्व श्रेणी में, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और लृ। ये 5 अक्षर हमारे ह्रस्व हैं और इनका चिन्ह जो है वो आई माना जाता है, और इस चीज को हम चिन्ह जो है इनका उसको आई के रूप में हम गिनते हैं। इसी प्रकार से दीर्घ स्वरों में हमारे आ जाएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा, दीर्घ री आएगी, 2 गोले वाली दीर्घ री आएगी, छोटी री, और इसमें यही अंतर है जो कि 1 गोला होगा तो छोटी री कहलाएगी और 2 गोले होंगे तो दीर्घ री कहलाएगी, जो हमारे शब्द रूपों में आती है कहीं कहीं संस्कृत में। तो ये, और साथ में ए, आई, ओ और औ, ये 8 अक्षर हमारे जो हैं साथ में, और री, ये ए, आई, ओ, औ, ये हमारे अक्षर जो हैं वो दीर्घ गिने जा रहे हैं, और इन अक्षरों का चिन्ह होता है एस। एस जो है वो इनका चिन्ह है। इसी प्रकार से जिनके बोलने में तिगुना समय लगता है उनको हम प्लुत कहेंगे, जिसमें हमारे अ और उसके नीचे 3 लिखा रहे जैसे, तो इसका मतलब तिगुना समय लगा। अ के बोलने में जब हम यूं बोलेंगे जैसे अ, फिर आ थोड़ा ज्यादा समय लगा, फिर तो ये अ बोला जाएगा। इसी तरीके से छोटी ई, उसके आगे 3 लिखा रहेगा, तो ये उच्चारण, ये वेदों में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, सूत्रों में, और जहां हमें उच्चारण कर करके राग से गाना पड़ता है उसमें, तो इसमें अ, ई, छोटा ऊ, री, लृ और ए, आई, ओ, औ,
ये 9 अक्षर इस प्रकार से 3-3 करके जब हम लिखते हैं इन्हें, तो ये इनके पीछे जब 3-3 करके लिखा जाता है तो ये इस तरीके से प्लुत अक्षर, 9 अक्षर हमारे प्लुत हैं, 8 ये है हमारे जिनको दीर्घ कहेंगे, और 5 हमारे ये हैं जो ह्रस्व कहलाते हैं। तो इस प्रकार 8 और 5 ये हमारे कुल मिला के 13 स्वर हो जाते हैं। 5 + 8 बराबर 13 स्वर कुल मिला के होते हैं, जिनको ह्रस्व और दीर्घ में भी गिन लेंगे। और अगर उच्चारण की दृष्टि से जब गाया जाता है वेदों के मंत्रों को उतार चढ़ाव के साथ, तो वहां फिर हम ये प्लुत वर्णों का भी प्रयोग करते हैं और उन्हें बड़े राग में ई ऊ ऐसे करके हम इन्हें पढ़ते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा वर्णमाला का उच्चारण स्थान की दृष्टि से, समय की दृष्टि से कि किस स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है, वो वर्गीकरण है ये। तो स्वरों का भी उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्गीकरण होता है और व्यंजनों का भी उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्गीकरण है कि किस प्रकार से हम कहाँ से कौन से व्यंजन को बोलेंगे।